नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 का समापन सफलतापूर्ण तरीके से कर दिया गया है। चूंकि यह पदों की संख्या के हिसाब से राजस्थान की एक बहुत बड़ी भर्ती थी, जिसमें राज्य और राज्य के बाहर से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल हुए, इसलिए इस परीक्षा की समुचित व्यवस्था करना बहुत ज़रूरी था, जिसके तहत अभ्यर्थियों को निःशुल्क बस सेवा प्रदान की गई। रेलवे द्वारा भी अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन या कोच की व्यवस्था करवाई गई। लेकिन जैसा कि परीक्षार्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत समस्या तो देखने के लिए मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन फिर भी जैसा पहले होता रहा था, उससे काफ़ी ज़्यादा सुधार है। तो पूरी व्यवस्था को एक अच्छे तरीके से, संपूर्ण तरीके से संपन्न किया गया है। अगर हम छुटपुट घटनाओं को दरकिनार कर दिया जाए और देखा जाए तो इतनी बड़ी भर्ती परीक्षा संपूर्ण राज्य में काफ़ी अच्छे से पूर्ण कर दी गई है। तो इतनी बड़ी भर्ती परीक्षा थी, इसको काफ़ी अच्छी तरीके से संपन्न कर दिया गया है। और इसके लिए जो बोर्ड अध्यक्ष हैं श्री आलोक राज जी, उनके द्वारा समय समय पर जो नवाचार लिया जाता है और उनके द्वारा जो प्रतिबद्धता दिखाई जाती है, वह काफ़ी सराहनीय है। जैसे इस बार परीक्षा के दौरान किसी भी तरह का पेपर का विश्लेषण नहीं किया जाएगा। यह परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा कदम था, जिसका सभी ने स्वागत किया। तो ये एक बहुत अच्छा कदम था। ऐसे ही अभ्यर्थियों से मिलने वाले फीडबैक को बोर्ड अध्यक्ष द्वारा अपने संज्ञान में लिया जाता है और उनके द्वारा उस पर, अगर विद्यार्थी वाकई में उससे परेशान हो रहे हैं, तो उस पर उनके द्वारा हमेशा समय पर उनके जो कार्य क्षेत्र में आती है उसके अनुसार वह ज़रूर उसमें कोई ना कोई सुधार करते हैं। तो इस बार की परीक्षा में यह एक अच्छा नवाचार था कि प्रश्न पत्र का विश्लेषण नहीं किया गया। इससे कहीं ना कहीं ज़रूर जो रिज़ल्ट होगा उसमें काफ़ी विद्यार्थियों को फ़ायदा मिलेगा। तो इस भर्ती में पदों की संख्या के हिसाब से कुल पद 52,453 थे, जिसके लिए 24.74 लाख कैंडिडेट ने अप्लाई किया था, जो कि यह परीक्षा 3 दिन 6 पारियों में आयोजित की गई और जिसमें उपस्थिति भी काफ़ी अच्छी रही। तो उपस्थिति बढ़ाने के लिए भी बोर्ड अध्यक्ष द्वारा ही प्रयास किए गए हैं, जिससे उपस्थिति ज़्यादातर परीक्षाओं में अब अच्छी होने लगी है। तो देखा जाए तो इसमें भी जो अटेंडेंस है वो काफ़ी अच्छी रही। और हम सभी शिफ्टों की अटेंडेंस की बात करें तो जो टोटल अटेंडेंस है वो 84-85% से अधिक रही है। तो एक अनुमान के तौर पर हम कह सकते हैं कि जो कुल पद हैं 52,453, उन पदों के लिए लगभग उपस्थिति के आधार पर 20 से 21 लाख परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है, परीक्षा में उपस्थित रहे हैं। तो देखा जाए तो एक पद के लिए 40 विद्यार्थियों ने दावेदारी प्रस्तुत करी है। तो एक पोस्ट के लिए 40 कैंडिडेट कंपटीशन कर रहे हैं, अगर एक एवरेज निकाल कर देखा जाए तो। इस परीक्षा की एक मुख्य बात यह भी रही कि यह लोकल मीडिया के साथ साथ नेशनल मीडिया में भी यह परीक्षा छाई रही। तो चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा है, वह लोकल मीडिया के साथ साथ नेशनल मीडिया पर भी छाई रही। नेशनल मीडिया भी इसको कवर कर रहा था, लोकल मीडिया तो कवर करता ही है, बट इस बार नेशनल मीडिया भी इस परीक्षा को कवर कर रहा था। मीडिया वाले सुबह से शाम सेंटरों पर डेरा डाले रहे और परीक्षार्थियों से बाइट लेते रहे और वह चलाते रहे कि चपरासी बनने के लिए बड़े बड़े योग्यताधारियों ने परीक्षा दी है, जिसमें उन्होंने डिग्रियों का उल्लेख किया, जैसे बीटेक, एमबीए, पीएचडी, एमएससी, एमए, बीएड, एमएड और अच्छी योग्यता रखने वाले विद्यार्थियों ने इस परीक्षा के लिए फॉर्म अप्लाई किया है। तो इसी तरह की जो न्यूज़ है वो नेशनल मीडिया पर छाई रही। बेरोज़गारी कितनी बढ़ चुकी है उनके द्वारा
इस तरह की न्यूज़ें चलाई गई कि इतने योग्य विद्यार्थी हैं और बेरोजगारी का आलम यह है कि इतने योग्य अभ्यर्थी इस परीक्षा को दे रहे हैं। तो ये सिक्के का एक ही पहलू है कि यह बताना कि इतने योग्य जो डिग्रीधारी हैं वो इस परीक्षा को देने के लिए क्यों मजबूर हैं, वह किसी के द्वारा नहीं बताया गया है। बस ये चला दिया गया कि इतने योग्य लोग इसको दे रहे हैं। और दे भी क्यों ना, सरकारी नौकरी के अपने कई फ़ायदे हैं अगर हम इसको प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों से कंपेयर करें तो योग्यता रखना, आगे पढ़ना, यही कहा जाता है कि अपनी योग्यता हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, आगे भी पढ़ते रहना चाहिए। तो योग्यता बढ़ती जा रही है और समय पर क्योंकि विज्ञप्तियां नहीं आती हैं, वैकेंसीज़ नहीं आती हैं, तो ये वैकेंसी भी काफ़ी समय बाद आई है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि लोग 10th पास कर बैठ जाएं और 10th पास कर तक इस भर्ती का इंतज़ार देखते। तो समय के साथ साथ अपनी योग्यता विद्यार्थी बढ़ाता ही है, इसमें कोई नई खास बात नहीं है। इसकी मिनिमम योग्यता 10वीं पास थी, जिसके आधार पर जिसको सरकारी नौकरी की इच्छा है, दरकिनार है, उन लोगों ने इस परीक्षा के लिए फॉर्म अप्लाई किए थे। तो इसके जवाब में सभी परीक्षार्थियों का यही कहना है कि वह एक सरकारी नौकरी की महत्ता को समझते हैं, वो सरकारी नौकरी का इम्पोर्टेंस समझते हैं। और इस कंपटीशन के ज़माने में जहां पर सरकारी नौकरियों में पद दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, तो वह चाहते हैं कि एक बार कोई भी सरकारी नौकरी लग जाए जिससे वह अपने परिवार की स्थिति बेहतर कर सकें, बेहतर बना सकें। और बात भी सही है, सरकारी नौकरी चाहे किसी भी पद की हो, वह ज़्यादातर प्राइवेट नौकरियों से काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भी बड़ी बड़ी योग्यता रखने वालों को कोई ढंग की सैलरी नहीं दे रहा है। ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर में भी उतनी ढंग की सैलरी अच्छी योग्यताधारियों को नहीं मिल रही है, और ना ही कोई सुविधा। कहने को तो प्राइवेट सेक्टर में बड़ी बड़ी पोस्ट दे देते हैं, मतलब बड़ी बड़ी पोस्ट दे देंगे, मैनेजर बना देंगे, डिप्टी मैनेजर बना देंगे, और भी कोई बड़ी पोस्ट पर दे देंगे। प्राइवेट सेक्टर के टीचर हैं, या फिर उसके अंदर जो प्रिंसिपल की पोस्ट पर भी हैं, या फिर प्राइवेट सेक्टर में किसी भी बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं। वो सैलरी के मामले में कहीं पर भी सरकारी जो कर्मचारी है उनके आसपास भी नहीं अड़ पा रहे हैं। और आप ये सोचें कि उसके अलावा उनके पास कोई सुविधा भी नहीं है। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी के पास सैलरी के अलावा कोई सुविधा भी नहीं है, सैलरी भी पूरी नहीं मिलती है और सैलरी के अलावा कोई सुविधा भी नहीं है, यह सत्य है। तो विद्यार्थी क्यों ना सरकारी नौकरी की तरफ आकर्षित हो। तो सरकारी नौकरी की तरफ आकर्षित होना सही है, जहाँ पर ठीक ठाक सैलरी मिल जाती है, सरकारी सुविधाएं मिल जाती हैं। तो यही एक सबसे बड़ा कारण है। तो प्राइवेट सेक्टर का तो यही है कि पोस्ट बड़ी बड़ी दे देते हैं, और सैलरी की बात करें तो वो सरकारी 4th ग्रेड कर्मचारी के बराबर भी नहीं होती है। और प्राइवेट सेक्टर में वर्कलोड और कोई सम्मानीय तरीके का काम भी नहीं होता है। कहने को तो बड़ी पोस्ट हो जाती है, पर पता चला कि वहाँ पर उसको पानी भी खुद ही अपने लिए लाना पड़ रहा है, टेबल भी साफ़ करनी पड़ रही है। तो इस तरह के काम भी प्राइवेट सेक्टर में, जब सैलरी ही कम है तो उस कर्मचारी से प्राइवेट सेक्टर में तरह तरह के काम करवा लिए जाते हैं। तो इससे तो बेहतर यही है कि वह एक सरकारी नौकरी में जाए और वहाँ पर वही काम कर ले, और अगर उसमें योग्यता होगी तो वह एक छोटे पद से शुरुआत कर आगे भविष्य में बड़े पद पर भी आसानी से पहुँच सकता है। तो सरकारी नौकरी के अपने बहुत सारे फ़ायदा हैं अगर हम प्राइवेट सेक्टर से कंपेयर करें। यही कारण है कि जो आज का युवा है वो सरकारी नौकरी की तरफ आकर्षित हो रहा है, और उनके परिवार भी इस बात को समझते हैं कि सरकारी नौकरी का क्या फ़ायदा है। तो हम कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना तो कई बार चपरासी बनने से भी गया बीता हो जाता है, गई बीती स्थिति बन जाती है। तो इसलिए जिनका मानना है कि उनके लिए गवर्नमेंट जॉब अच्छी रहेगी, तो उन्होंने अच्छी योग्यता होते हुए भी इसको भरा है, तो उन्होंने अपने लिए कुछ सोच समझकर सही निर्णय लेते हुए ही इस परीक्षा को दिया है। तो इसलिए आज के समय में सरकारी नौकरी कोई भी हो, उसकी महत्ता बढ़ती ही जा रही है। तो किसी भी पद की सरकारी नौकरी हो, उसका अपना अलग एडवांटेज है, क्योंकि इसमें ठीक ठाक सैलरी मिल जाती है, सरकारी सुविधाएं मिल जाती हैं, मेडिकल सुविधाएं मिल जाती हैं, रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी मिल जाती है, और जो भी पेंशन वगैरह है वो मिल जाती है, और सैलरी भी बढ़ोतरी होती रहती है समय समय पर,
और प्रमोशन के भी चांसेस अच्छे रहते हैं। और अगर आप अच्छे हैं, योग्य हैं, तो आप ग्रुप डी से स्टार्ट कर ग्रुप ए की पोस्ट पर भी जा सकते हैं और भविष्य में एक छोटी पोस्ट से शुरुआत करते करते हुए भी आप बड़े पद पर आसानी से जा सकते हैं। तो सरकारी नौकरी के ये फ़ायदा है। वहीं आप प्राइवेट सेक्टर में आप काम करेंगे तो इतना आसान नहीं रहता है, क्योंकि वर्क आवर फिक्स नहीं होते हैं, उसके अलावा वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ पर संभावनाएं थोड़ी कम रहती हैं कि आप जॉब करते करते सरकारी नौकरियों की तैयारी कर पाएँ। बट सरकारी सिस्टम में जाने के बाद, आप एक सरकारी नौकरी लेने के बाद आपको समय मिलेगा तो आप भविष्य की सरकारी नौकरियों के लिए भी तैयारी आसानी से कर सकते हैं। तो मीडिया सब जानती है कि सरकारी पद की क्या वैल्यू है, लेकिन यही चलाते देखे कि इतने योग्य लोगों ने परीक्षा दी है। उन्हें यह नहीं पता कि मिनिमम योग्यता 10th है, जो आज की तारीख में सभी के पास है, और वैकेंसी भी कई सालों बाद निकली है। तो विद्यार्थी 10th के बाद अपनी योग्यता तो बढ़ाते ही हैं, और समय के साथ साथ लगभग सभी शिक्षित होते जा रहे हैं और उच्च डिग्री धारक भी होते जा रहे हैं। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है तो शिक्षा बढ़ती ही जा रही है और शिक्षा सभी तक पहुंचती भी जा रही है, तो उच्च डिग्रियां भी तक पहुंच भी सभी की बनती जा रही है। तो ये बहुत कॉमन सी बात है कि आने वाले टाइम पर लगभग सभी ग्रेजुएट होंगे ही होंगे। अगर पुराने ज़माने की बात करें तो उस टाइम पर 10th क्लास पास ही बहुत कम मिलते थे, 12th क्लास बहुत कम मिलते थे, फिर बीएड और बीटेक जैसी डिग्री वाले बहुत कम मिलते थे। पर आज की तारीख में कोई भी डिग्री हो, कोई भी योग्यता हो, अमूमन ज़्यादातर के पास ग्रेजुएशन डिग्री मिल जाती है। तो आज के समय में कोई बड़ी बात है नहीं जिसको इतना बड़े तरीके से मीडिया द्वारा दिखाया जा रहा है। और शिक्षण संस्थानों की बात करें तो वहाँ पर इतनी गुणवत्ता शिक्षा के अंदर बची नहीं है। जो शिक्षण संस्थाएं हैं वो इतनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे भी नहीं रहे हैं। तो ये पूरे एजुकेशन सिस्टम की बात है, इसमें विद्यार्थी कुछ नहीं कर सकते। उनको तो जो मौके मिलेंगे वो उन मौक़ों को बुनाने की कोशिश करेगा। उसके सामने जो मौके रखे जाएंगे वह उन्हीं मौक़ों में से तो अपने लिए जगह बनाने के लिए सोचेगा। तो इसमें विद्यार्थियों का कोई दोष है नहीं। इसलिए जो भी बेरोज़गार हैं उसे अपने सुनहरे भविष्य के लिए एक सरकारी नौकरी की दरकार है। इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन मीडिया ने सेंटर पर जाकर काफ़ी परीक्षार्थियों को असहज महसूस करा दिया। तो काफ़ी विद्यार्थी हैं वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते थे, लेकिन उनको ज़बरदस्ती कैमरे के सामने बुलाकर बाइट लेकर कि आप इतनी अच्छी योग्यता रख रहे हैं, क्यों भरा। तो क्या जवाब दें, वो क्या जवाब दे सकते हैं? सीधा सा जवाब है, आपको भी पता है कि एक नौकरी लगना कितना ज़रूरी है एक घर चलाने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए। तो वो इस बात को समझते हैं। तो इसलिए जो पूरा सिस्टम है, नौकरी देने का जो सिस्टम है, समय समय पर वैकेंसी निकलती नहीं है, एक लंबे समय बाद वैकेंसी निकलती है, परीक्षा में समय लगता है। तो परीक्षार्थी को जो मौका मिलता है वो इतने लंबे इंतज़ार के पास उसके सामने जो वैकेंसी आएगी वह उसी के लिए ट्राई करता है और कैसे भी अपने आप को उस परीक्षा में सफल बनाने के लिए प्रयास करता है। तो ये तो हो गई कि किस तरीके का माहौल रहा इन 3 दिनों में। और अब बात कर लेते हैं कि पेपर का लेवल कैसा रहा। तो जो पेपर का लेवल है उसको हम इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। काफ़ी विद्यार्थियों का कहना है कि पेपर इजी रहा। इजी तो था, पर इसके अंदर थोड़ी डिफ़िकल्टी लेवल भी डाला हुआ था। जैसे कुछ पार्ट हैं उनका डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी हाई था। तो इसलिए हम पूरी तरीके से पेपर को इजी नहीं कह सकते। पेपर इजी कुछ क्वेश्चंस थे, लेकिन उसके बाद उसके अंदर मॉडरेट लेवल तक पेपर गया और काफ़ी ऐसे प्रश्न हैं जिन्होंने परीक्षार्थियों को काफ़ी मुश्किल में डाला। तो पेपर इस तरीके से सेट किया हुआ था कि पहले से कोई अनुमान ना लगा सके। मतलब इस पेपर का अनुमान जैसे कोचिंग वाले बता देते हैं कि यहाँ से पढ़ लो, वहाँ से पढ़ लो, मैराथन चला देते हैं, यहाँ से आएगा वहाँ से आएगा। काफ़ी गुमराह कर दिया जाता है, काफ़ी कन्फ्यूजन कर दिया जाता है। लेकिन उनके द्वारा सारे उनके अनुमान धराशायी हो गए। तो ज़्यादातर कोचिंग हैं, उनके जो गैस पेपर हैं, उनके मैराथन हैं, या फिर उनके द्वारा बेचे गए पेड कोर्स हैं इस परीक्षा के लिए, वो सभी विफल रहे। वैसे बात करें तो पेपर सिलेबस के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन किया था, लेकिन किस तरह के वो 120 सारे प्रश्न रहेंगे उस तरह का अनुमान किसी के द्वारा लगाना आसान नहीं था। तो परीक्षा में 120 प्रश्न पूछे गए जिनके लिए 2 घंटे का समय मिला था, लेकिन प्रश्नों का स्तर काफ़ी अच्छा था जिसने परीक्षार्थियों को मुश्किल में डाल दिया। और प्रश्नों में
त्रुटि गलतियां भी ना के बराबर थी। जैसे पहले देखा गया है कि बहुत सारे प्रश्न गलत प्रिंट हो जाते थे, गलतियां होती थी, तो अब ये गलतियां ना के बराबर होती जा रही हैं। प्रश्न पत्र बहुत समझदारी से बनाए जा रहे हैं, सिलेबस को भी ध्यान में रखकर बनाए जा रहे हैं और त्रुटियों की संभावनाओं को भी ना के बराबर किया जा रहा है। तो इसमें सबसे जो मुश्किल पार्ट देखा गया, जो इस पेपर में अंदर सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली जहाँ पर विद्यार्थियों को आई, परीक्षार्थियों को आई, वो मैथ्स का सेक्शन था। मैथ्स सबको ज़्यादा टफ लगा। मैथ्स के अंदर करीब 8-10 सवाल ऐसे थे जो काफ़ी मुश्किल थे, जो सॉल्व नहीं हो पा रहे थे या फिर समय नहीं बचा परीक्षार्थियों के पास उनको सॉल्व करने का। तो मैथ्स के पोर्शन ने सबसे ज़्यादा परीक्षार्थियों को मुश्किल में डाला और जिसका मैथ्स वाला सेक्शन अच्छा गया है, जिसने मैथ्स के लगभग सभी सवाल हल कर लिए होंगे, तो उसकी एक अच्छी संभावना है इस पेपर में सिलेक्शन लेने की। तो मैथ्स का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा टफ था, मतलब पटवारी लेवल से भी ज़्यादा टफ मैथ्स पूछी गई कि तो मैथ्स के पेपर को अगर हम सभी पारियों की बात करें तो सभी पारियों में जो मैथ्स के जो सवाल थे वो काफ़ी मुश्किल थे। इसके अलावा जो कंप्यूटर का जो पार्ट था उसमें भी सीधे सीधे प्रश्न नहीं पूछे गए थे कि कंप्यूटर में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, वैसे नहीं पूछे गए थे, उसमें भी विद्यार्थियों को दिक्कत आई। उसके अलावा करंट हो गया, इंडिया जीके हो गई, उसके अंदर भी कुछ प्रश्न मुश्किल थे। कुछ पारियों के पेपर में आर्थिक समीक्षा के भी प्रश्न पूछे गए थे, तो आर्थिक समीक्षा के प्रश्नों ने भी काफ़ी पारियों में परीक्षार्थियों को मुश्किल में डाला। इसके अलावा इंग्लिश के भी कुछ प्रश्न विद्यार्थियों को मुश्किल में डाला। तो इंग्लिश का भी जो सेक्शन था उसके अंदर भी काफ़ी परीक्षार्थियों को मुश्किल रही, क्योंकि इसके लिए 10th क्वालिफ़िकेशन थी। तो 10th क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग आर्ट, साइंस, कॉमर्स तीनों स्टूडेंट या बेसिक एजुकेशन होती है तो सभी वो फिल करते हैं, लेकिन अपने अपने सब्जेक्ट पर उतनी कमांड रहती नहीं है। तो किसी को इंग्लिश में दिक्कत आई होगी, किसी को हिंदी में दिक्कत आई होगी, किसी को मैथ्स में दिक्कत आई होगी, पर मैथ्स में तो ज़्यादातर सभी को दिक्कत ही आई है। तो अगर हम इस पेपर में अगर ये कहें कि पेपर में आसान क्या था, तो जो पेपर में आसान लगा वो विद्यार्थियों को वो सबसे ज़्यादा आसान हिंदी ही लगी और राजस्थान जीके आसान लगी। तो हम कह सकते हैं कि हिंदी और राजस्थान जीके तो आसान लगी, लेकिन इसके अलावा सभी पोर्शन में काफ़ी ऐसे प्रश्न थे जिन्हें आसानी से हल नहीं किया जा सकता था। तो बाकी जो पोर्शन थे उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे प्रश्न ज़रूर थे जो कि आसानी से हल नहीं हो रहे थे या फिर कन्फ्यूजन में डाल रहे थे या प्रॉब्लम में डाल रहे थे। और मैथ्स ने तो सारे ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। जो एक लेवल मैथ्स का होता है, वो एक अलग ही लेवल की मैथ्स के कुछ काफ़ी प्रश्न वहाँ पर पूछे गए। तो पेपर का जो स्तर है वो पटवारी लेवल के जैसा ही था। पेपर उतना भी सरल नहीं था और इसके अंदर 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। और पेपर जैसे कि 200 नंबर का है, 120 प्रश्न है, 200 नंबर का है, तो इसके अंदर अगर 2-4 नेगेटिव भी क्वेश्चन हो गए तो वो आपका पूरा खेल पलट सकता है। तो नेगेटिव अगर हो गए यहाँ पर 2-4 प्रश्न तो आपको काफ़ी नीचे ले जा सकता है। पर चूंकि इस भर्ती परीक्षा में पदों की संख्या बहुत ज़्यादा है और चूंकि अभी सभी पारियों के पेपरों का विश्लेषण नहीं हुआ है, तो अभी तक की स्थिति के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि जिनके 85 या 90 प्लस क्वेश्चंस ठीक जा रहे हैं वो इस रेस में बने हुए हैं। तो 85 से लेके 90 प्लस क्वेश्चंस तक हैं, तो अभी वो इस रेस में बने हुए हैं। बाकी डिटेल विश्लेषण जब सभी पारियों का परीक्षा प्रश्न पत्र बोर्ड द्वारा रिलीज़ कर दिया जाएगा, तो सभी प्रश्न पत्रों को विश्लेषण करने के बाद और विद्यार्थियों से इसके बारे में फीडबैक लेने के बाद और इसके बारे में जो इसकी फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है उसके बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। तो अभी के आधार पर आप ये मान के चलें कि 85-90 प्लस क्वेश्चंस किए हैं तो आपने पेपर को सही अटैम्प्ट कर लिया है। तो एक ठीक ठाक स्कोर या सेफ सा स्कोर आपके लिए हो सकता है अगर 85-90 प्लस हैं आपके। तो कुल मिलाकर एक बड़ी भर्ती परीक्षा थी और एक सुनहरा अवसर सरकारी नौकरी की चाह रखने वालों के लिए था। और इसके अंदर संभावना भी ज़्यादा है क्योंकि पद बहुत ज़्यादा हैं। और इस परीक्षा के बाद भी जिनको मायूसी हाथ लगी है वह अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी करते रहें, क्योंकि आरएसएस भी समयबद्ध तरीके से एग्ज़ाम करा रही है और अभी कुछ परीक्षाओं का उन्होंने भर्ती कैलेंडर भी जारी कर दिया है, जिसके अंदर जो एक नई भर्ती आने वाली है वह लैब टेक्नीशियन की भर्ती आएगी। तो आप आने वाले आगामी दिनों की भर्ती परीक्षाओं में लग जाएं। उसके अलावा वीडियो का एग्ज़ाम भी है, तो आने वाले दिनों में कई भर्ती परीक्षाएं आने वाली हैं। तो रिज़ल्ट चाहे जो भी हो, पर राजस्थान सरकार की
बल्ले बल्ले है, क्योंकि इसके रिज़ल्ट के बाद, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिज़ल्ट के बाद, जिसका रिज़ल्ट 2026 की होली से पहले पहले आ ही जाएगा, और ग्रुप डी का जो रिज़ल्ट है वह वीडियो के बाद, पटवारी एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बाद ही आएगा। और जहाँ तक है, यह सारे रिज़ल्ट अगले साल की होली से पहले पहले 2026 से पहले पहले आ जाएंगे। और होली से पहले हो सकता है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो ज्वाइनिंग भी मिलने की संभावना हो सकती है। तो इसके रिज़ल्ट के बाद सरकार को ये तो है कि अच्छी योग्यता वाले कर्मचारी मिलेंगे, तो राजस्थान सरकार के लिए भी यह एक बड़ी उपलब्धि होगी कि उन्हें इतने योग्य कर्मचारी ग्रुप डी पोस्ट के लिए मिल जाएंगे जो आरएएस लेवल की सैलरी लेने की योग्यता रखते हैं, पर मजबूरीवश उन्हें शुरुआती तौर पर ग्रुप डी पोस्ट को ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर उनके पास कोई दूसरी जगह सिलेक्शन का अवसर नहीं होंगे तो उन्हें मजबूरन ग्रुप डी पर ही सिलेक्शन करके ज्वाइन करना पड़ेगा। तो वहाँ पर उनको, क्योंकि वो योग्यता तो अच्छी रखते हैं और कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो आरएएस का लेवल क्लियर करने की भी योग्यता रखते हैं, तो सरकार के लिए तो एक उपलब्धि हो गई कि उनको कम सैलरी पर रखकर उनको ऐसे योग्यताधारी परीक्षार्थी भी इस पोस्ट के थ्रू मिलने वाले हैं। तो इनकी योग्यता का पूरा फ़ायदा सरकारी डिपार्टमेंट को मिलेगा, और जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं डिपार्टमेंटों के, विभागों के, वो भी ग्रुप डी कर्मचारियों पर निर्भर हो जाएंगे सभी कामों के लिए। जब वो देखते हैं, जब अधिकारी देखता है कि उनका जो कर्मचारी है वो काफ़ी ज़्यादा योग्य है, तो वो अधिकारी भी उस कर्मचारी का पूरा फ़ायदा लेते हैं। सरकारी सिस्टम में आप जानते ही हो, सरकारी सिस्टम में जब अधिकारी को पता चलता है कि उनके कर्मचारी काफ़ी ज़्यादा ही योग्य हैं तो वो उनकी योग्यता का पूरा फ़ायदा लेते ही हैं। तो सरकारी डिपार्टमेंट्स के लिए ये एक उपलब्धि होगी। पर सबसे ज़रूरी है एक बार सरकारी नौकरी लगना, तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि एक बार आप सरकारी नौकरी पर लग जाएं। अगर आप काबिल हुए तो आप, हो सकता है, अपनी कहानी खुद लिखें। तो अगर आप अच्छी काबिल हैं, आप मेहनती हैं, तो आप अपनी कहानी खुद लिख सकते हैं। जैसे कि ज्वाइन तो आपने ग्रुप डी में किया था, लेकिन रिटायरमेंट लेते लेते आप ग्रुप ए की पोस्ट से, गैजेटेड पोस्ट से रिटायर हो रहे हैं। ऐसे भूतकाल में हमारे पास कई ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने एक छोटी सी पोस्ट से शुरुआत कर, सरकारी छोटी पोस्ट से शुरुआत कर एक बड़े पद से रिटायरमेंट उन्होंने लिया है। तो वो अवसर, वैसी कहानी लिखने का मौका आपके पास भी है। तो जाते जाते कोई भी पद, कोई भी काम, वो जो हम कहते हैं वो सही बात है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। बस ये एक समय होता है कि इस समय आपको जो मौका मिल रहा है और आपकी जो परिस्थितियां हैं, आपकी जो मजबूरियां हैं, उसकी वजह से आपको वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन अगर आप काबिल हैं, आप मेहनती हैं, तो आप वहीं नहीं रुकने वाले। आप उस शुरुआत करते हुए उससे भविष्य में काफ़ी लंबी छलांग लगाकर बहुत आगे निकल जाएंगे। तो जाते जाते आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैं कामना करता हूं कि आप सभी इस परीक्षा में सफल हों। तो मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।